अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शकील ख़ान आज की बैठक के साथ आपके सामने। नाज़रीन, बैठक को शुरू किए हुए 2 साल का अरसा गुजर गया। बेशुमार लोग इसमें आए, हमारे साथ बैठे, बैठक में गुफ्तगू की, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की और इसमें इतने डिफरेंट टॉपिक्स पर हमने गुफ्तगू की कि जो शायद दीगर चैनल्स पर या दीगर टीवी पर होना मुमकिन नहीं है। बैठक एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें हमारे दोस्त आते हैं, गुफ्तगू करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आज की जो शख्सियत बैठक में आई है, मैं अगर आपसे दिल की बात करूं तो शायद मेरे लिए आज सबसे ज़्यादा खुशी का मौका है कि मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठक रिकॉर्ड कर रहा हूं कि जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं आज भी उनसे सीखने की कोशिश करता हूं और ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियां जो मिली वो उनके सिखाने की वजह से मिली, उनसे सीखने की वजह से मिली। एक ऐसी मुतहर्रिक शख्सियत कि जिसने 69 में तलबा सियासत से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, भरपूर तलबा ज़िंदगी गुजारी, तलबा सियासत की एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी। एक ऐसी ज़िंदगी कि कराची के 65 से ज़्यादा कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के लोग ये कहते थे कि वो यहाँ के बादशाहगर हैं। किस तालिब इल्म को इलेक्शन लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना, कहाँ से लड़ना है, कहाँ से नहीं लड़ना, तलबा की सियासत पर एक ऐसे भरपूर असरात मुरतब किए। एक अशरे तक, एक डिकेड तक वो कराची की तलबा सियासत पर छाए रहे। उसके बाद मज़दूर सियासत में गए, NLF ज्वाइन की, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को ज्वाइन किया, PIA को ज्वाइन किया और वहाँ पर भी मज़दूर सियासत में काम किया। फिर यकायक सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान छोड़ कर चले गए। हम जैसे हज़ारों लोगों के दिलों में एक उम्मीद की जो रमक थी वो कम हो गई। बरसग़ीर के एक नादिर इल्मी खानवादे से ताल्लुक़, इल्मी और मजहबी खानवादे से ताल्लुक़, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के आप होते हैं। आज मेरे मेहमान हैं हरदिल अज़ीज़ और मशहूर शख्सियत जनाब आसिफ़ मसूद जामई साहब। आसिफ़ भाई, मैं आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ आज की बैठक में, और यकीनन ये मेरे दिल की आवाज़ है कि आज शायद मेरी बैठक का सबसे अच्छा प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई, आपकी मोहब्बत है कि आपने काफ़ी तवील तारुफ़ जो है वो करा ही दिया है। लेकिन मेरा भी दिल चाहता था कि आज के पाकिस्तान में अपने साथियों से किसी न किसी अंदाज और किसी हवाले से बात करने का मौका भी मिले और घुल मिल कर अपनी पुरानी यादों को भी हम ताज़ा कर सकें और उन यादों के हवाले से हम आने वाले औक़ात के लिए अपनी कोई सफ़बंदी भी कर सकें और उस हवाले से कुछ सोच सकें। और ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का सेशन होता है, ये किसी वक्त का या किसी इदारे का या किसी तंजीम का मोहताज नहीं होता, बल्कि जब हम ख़याल और आपस में एक जहन और सोच के साथी जब मिलते हैं तो ये कहीं भी शुरू हो सकता है। तो मेरा ख़्याल है कि इस हवाले से आपकी कोशिश, बैठक जो मैं अब तक आपके एक व्यूअर की हैसियत से यहाँ से बहुत दूर बैठा हुआ भी जो है देखा करता था, आज इत्तेफाक की बात है कि आपके साथ आपकी मेहरबानी से यहाँ बैठने का मौका मुझे भी मिल गया और मैं आपके इस प्रोग्राम में मौजूद। मैंने तो पहले अर्ज़ किया कि ये मेरी खुशकिस्मती है। नाज़रीन, आज की बैठक जो है ये मोनोलॉग होगी। इसमें हमेशा लोगों को ये शिकायत रहती है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ कि जो आसिफ़ भाई को सुनने में फ़ख्र महसूस करते हैं। तो आज की बैठक एक मोनोलॉग बैठक होगी। आसिफ़ भाई, ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया, कैसे किया, कैसे ये सारा सिलसिला शुरू हुआ? शकील साहब, एक्चुअली सिलसिला ये है कि बिल्कुल एक आम तालिब इल्म की हैसियत से मेरा ताल्लुक़ चूँकि जामिया मिल्लिया मलीर से रहा है और वैसे तो शहर के अंदर बेशुमार तालीमी इदारे हैं, लेकिन वो तालीमी इदारा ख़ुद एक तहरीक का बाइस था। और उस वक्त जबकि अलीगढ़ में पाकिस्तान बनाने की तहरीक चल रही थी और वहाँ से एक बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान की बनाने की तहरीक में शामिल भी रही। उसी दौर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कोशिशों से जामिया मिल्लिया दिल्ली ओखला में उसकी बुनियाद पड़ी और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन और डॉक्टर महमूद हुसैन और डॉक्टर यूसुफ़ हुसैन
इस खानवादे ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के उस ख़्याल को आगे बढ़ाया और अमली तौर पर एक इदारा तश्कील पाया जो आज जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के हवाले से जाना पहचाना जाता है। लेकिन वहाँ जो अक़दार जिसको फ़रोग़्त दिया जाना था वो यही था कि उस इदारे के अंदर ऐसे तलबा की खेप तैयार की जाए जो जहाँ एक तरफ अपने दीन के साथ, अपने मज़हब के साथ एक रिश्ता उस्तवार रखें और साथ साथ मुल्क की अमली सियासत में भी एक बेहतरीन मुसलमान की हैसियत से कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। उसी की एक ब्रांच जामिया मिल्लिया मलीर के नाम से कराची में मौजूद है। ये वो इदारा है कि जो जामिया मिल्लिया प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉलेज और टेक्निकल इंस्टीट्यूट और टीचिंग इंस्टीट्यूट और फिर उसके साथ साथ जो है वो तालिबात का अलहदा तालीमी इदारे, इस तरह वो एक हमाजहत यूनिवर्सिटी का दर्जा यूनिवर्सिटी ना होते हुए भी रखती थी। और जब एक तालिब इल्म वहाँ दाखिल हो जाता था तो वो कम से कम ग्रेजुएशन के बाद और किसी हद तक एमफिल के बाद के लिए जो है वो अप्लाई करता था या मास्टर्स के लिए फिर जामिया कराची आ जाते थे। तो ये वो एक पूरा अपनी ज़ात में अंजुमन था और वहाँ बड़ी बड़ी शख्सियतें उस इदारे ने निकाली हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में भी और पाकिस्तान की सहाफ़त में भी और मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत कारनुमाई अंजाम दी। तो मुझे फ़ख्र है कि मैं उस इदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ और उसी इदारे से मैंने अपना तालीमी सफ़र का आगाज़ किया और वहाँ की अंजुमन तलबा जामिया मिल्लिया का प्रेसिडेंट रहा। शफ़ी नक़ी जामई जो आज BBC में हैं, उनके बाद मैं उनसे जूनियर था। फिर कॉलेज में तो जामिया मिल्लिया में मैंने नहीं पढ़ा, फिर मैं अपनी डिवीज़न की बुनियाद पर गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में, जहाँ कॉमर्स के सारे A ग्रेड तलबा आते हैं, वहाँ आया। जामिया मिल्लिया से आपने मैट्रिक किया? मैट्रिक किया। जामिया मिल्लिया से आपने मैट्रिक किया, देन आप कॉमर्स का गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज आ गए और यहाँ से मतलब आपने बकिया ग्रेजुएशन यहाँ से किया? ग्रेजुएशन नहीं किया, ग्रेजुएशन मैंने नेशनल कॉलेज से किया। अच्छा, ग्रेजुएशन। क्योंकि मैंने इंटर के बाद फिर मैं नेशनल कॉलेज आ गया था और चूँकि उस वक्त के नज़्म की ज़रूरियात के हवाले से तलबा सियासत आपको इधर से उधर फिराती रही, क्या करती रही? नहीं, इसमें बेसिकली मैं जहाँ तक उस वक्त की ये पस मंज़र आप इस तरह इसको समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में 70 के इंतखाबात हो चुके थे, यानी जब अमली तौर पर मतलब हम तालिब इल्मी की ज़िंदगी में अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और उस 70 के इंतखाबात के बाद कि उसके जो नताइज थे उस हवाले से ये कहा जा सकता है कि शायद जो लेफ़्ट की तलबा सियासत थी उसे इस बात का एहसास हुआ कि ये हमारी कामयाबी की मेराज है और अब हम कामयाब व कामरान हो चुके हैं और लिहाजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत जो एक सोशलिज़म का नारा लगाने वाली हुकूमत थी उस हवाले से अब ये हमारा पीक है। अयूब ख़ान की अयूबी आमरीत के ख़िलाफ़ भी लेफ़्ट की तलबा तंजीमों ने इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया, लेकिन उसके साथ साथ एक तब्दीली भी नज़र आ रही थी और वो तब्दीली ये थी कि लेफ़्ट के ही लोग ये बात बरमला अपने इंटरव्यूज़ में भी कहते हैं। उस वक्त की जो भी लेफ़्ट की क़यादत थी, बड़े बड़े नाम थे उस वक्त, मिराज अहमद ख़ान भी मौजूद थे, उसमें शहरियार मिर्ज़ा भी थे, उसमें अली मुख्तार रिज़वी भी थे और महकरी भी थे, ये सारे के सारे उस वक्त की सियासत पे छाए हुए थे। इन लोगों ने कहा कि हमने पहली मरतबा हमें एहसास हुआ कि अयूब ख़ानी आमरीत के ख़िलाफ़ तलबा की जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं उनमें इस्लामी जमाती तलबा से ताल्लुक़ रखने वाले राइट विंग के लोगों की भी बड़ी तादाद जो है वो गिरफ़्तार हुई है। असल में ये बात आप तो कह रहे हैं, लेकिन राइट विंगर अयूबी सियासत की ख़ात्मे में या अयूबी आमरीत के ख़ात्मे में जो तारीख़ हमें बताती है उसमें राइट विंगर कहीं नज़र नहीं आता। शकील भाई, एक हद तक बात दुरुस्त है, लेकिन मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बात करना चाहता हूँ कि ये तासुर बिल्कुल गलत भी है। यानी मैं इस बात का एहसास करता हूँ कि वो वोकल रोल जो उस वक्त की लेफ़्ट की सियासत ने अयूबी आमरीत के ख़िलाफ़ किया था और जो करते थे, हमेशा हर आमरीत के ख़िलाफ़ वो पेश रहते थे, लेकिन इस्लामी जमाती तलबा तो एक नौख़ैज़ पौधा था जिसमें अभी तंजीम के और अपने आप को आगे बढ़ाने के इक़दाम चल रहे थे। तालीमी दरसगाहों में इंतखाबात के अंदर भी चीदा कामयाबियाँ उनका मुक़द्दर बनती थीं, वो पूरी तरीके से अभी मजमूई तौर पर सियासत पर हावी नहीं थे, लेकिन यही उनका नुक्ता आगाज़ भी है कि अयूबी आमरीत में इस्लामी जमाती तलबा पाकिस्तान ने जो अपनी तहरीक का आगाज़ किया और जो मज़ाहमती तहरीक में उसका दस्ता बने,
उससे आप यानी मैं क्रेडिट लेफ़्ट से लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये बात भी दुरुस्त करना चाहता हूँ कि उस मौके पर ये हमारा नुक्ता आगाज़ था कि हमने मज़ाहमती तहरीक में अपने सफ़र का आगाज़ किया। आपने जो मेरे से आपकी प्रोग्राम से पहले गुफ्तगू होती रही कि 69 में तलबा सियासत में 68-69 से आपने आगाज़ किया, 70 में पाकिस्तान की तवील तरीन इंतखाबी मुहिम चली। इस इंतखाबी मुहिम के नतीजे में पाकिस्तान में दो मुख्तलिफ ग्रुप जो थे वाज़े अक्सरियत के साथ आए। एक वाज़े ग्रुप ने अपने आप को पाकिस्तान से अलहदा कर लिया, दूसरा पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करने लगा। आपके साथ गुफ्तगू में ये भी हुआ कि आप शायद जो तलबा की सबसे बड़ी तलबा तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा है, उसके उन लोगों में से शामिल हैं कि जो मुत्तहदा पाकिस्तान के बनने वाले आखिरी अरकान थे। इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। हाँ, इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि चूँकि 70 के इंतखाबात के बाद चूँकि एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ और इस्लामी जमीयत तलबा सियासी उफ़क़ पर भी नज़र आई और उसने अपने मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ का इज़हार भी किया और लाहौर से लेकर और पेशावर से लेकर और ढाका तक भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम में भी हिस्सा लिया। वहाँ पर भी उसकी शमूलियत का वाज़ेह तौर पर इज़हार होता है। मशरक़ी पाकिस्तान में बिलाशुबा एक बहुत बड़ी क़ुव्वत के तौर पर इस्लामी छात्रों लीग और छात्रों यूनियन जो मुजीबुर रहमान और भाषानी की तलबा तंजीमें थीं, उनके मुकाबले में इस्लामी छात्रों शंगो का अपना एक अहम रोल था और वो ढाका यूनिवर्सिटी समेत मशरक़ी पाकिस्तान की तमाम जामियात के अंदर एक अच्छी अददी क़ुव्वत के अंदर मौजूद थी। जहाँ तक रहा इंतखाबात के नताइज का ताल्लुक़, तो ये भी तारीख़ी हकीकत है कि मगरबी पाकिस्तान के इस हिस्से में 70 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की भरपूर कामयाबी और बलूचिस्तान और सरहद में ANP की कामयाबी, जो ज़ाहिर है कि लेफ़्ट विंग के हवाले से जाने पहचाने जाते हैं, उसके बावजूद फ़ौरी तौर पर होने वाले इंतखाबात के अंदर पूरे मुल्क की जामियात के अंदर बिल्कुल दूसरा रिज़ल्ट आया और वो रिज़ल्ट वो था कि जो मुल्क के इंतखाबात के नताइज के बिल्कुल बरक्स था। यानी ये कि पहली मरतबा 70 के इंतखाबात में कराची से लेके खैबर तक इस्लामी जमीयत तलबा ने जामियात में भी भरपूर कामयाबी हासिल की और उनकी तलबा तंजीम पंजाब यूनिवर्सिटी में भी जीती, कराची यूनिवर्सिटी में भी जीती। यानी ये दौर वो है कि जिसमें डॉक्टर एजाज़ शफ़ी गिलानी कराची यूनिवर्सिटी के 69 और 70 के इंतखाबात में पहले प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब हुए। उससे पहले भी हामी हजरात हमारे जामिया कराची के अंदर मुंतखब होते रहे थे, लेकिन इस सियासी तब्दीली के बाद एजाज़ शफ़ी गिलानी और फिर इसी तरह जामिया पंजाब में भी ये तब्दीली रोनुमा हुई और मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों के अंदर एक बड़ी मोतदबा तादाद इस्लामी जमीयत तलबा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कामयाब हुई। तो ये एक ट्रेंड सेट हुआ कि जहाँ एक तरफ उनका उरूज था, वहाँ इस बात का एतराफ़ भी किया जाता है कि यही उरूज जो है वो लेफ़्ट विंग की तलबा सियासत का इख्तिताम भी करार पाया और लोग कहते हैं कि भुट्टो जो है वो पाकिस्तान की तलबा सियासत का गोरबाचोव था और उसके बाद ही उसने लेफ्ट की तलबा सियासत को ख़त्म किया और राइट विंगर्स जो है आगे बढ़ना शुरू हुए। मैं एक बात आसिफ भाई महसूस करता हूँ कि बाएं बाजू की सियासत का इख्तिताम भुट्टो साहब के बजाय ऐसा नहीं है कि लेफ़्ट के पास कोई तिलिस्माती शख्सियत लेफ़्ट के पास नहीं रही थी, कोई ऐसी करिस्मेटिक शख्सियत नहीं थी कि जो उनको लेकर चलती पाकिस्तान में। नहीं, मेरा ख़्याल है कि आपकी इस बात से तो मैं इत्तेफाक नहीं करता कि लेफ़्ट के पास कोई क़यादत का फ़ुक़दान था या उनके पास लोग ऐसे नहीं थे कि जो लेफ़्ट की क़यादत को आगे बढ़ाते। NSF नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन एक बड़ा नाम था और मुल्क भर के अंदर लेफ़्ट के हवाले से वो जाना पहचाना जाता था और तलबा की बड़ी तादाद उस फेडरेशन से और उस स्टूडेंट तंजीम से वाबस्ता भी नज़र आती थी, चूँकि उनके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था, चूँकि हर तरफ तालीमी इदारों में उन्हीं के लोग थे और इंतखाबात के हवाले से भी और उसके अलावा भी उनकी सरगर्मियाँ अपने नज़र आती थी कि ये नज़रियाती सरगर्मियाँ उनकी हो रही हैं। लेकिन भुट्टो साहब के इक़्तिदार पे आने के बाद एक तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर रहे थे अपने उस नज़रियाती हवाले से, शायद उनको मायूसी हुई और यही वजह है कि मिराज मोहम्मद ख़ान भुट्टो साहब के बहुत करीबी होने के बावजूद नज़रियाती मामलात में दूरी के वजह से वो उनसे दूर हुए
और इसी तरह लाहौर में भी और रावलपिंडी में भी जो जी बहुत सारी मिसालें, खुर्शीद हसन मीर हैं, जे रहीम, शेख रशीद बाबा सोशलिज्म कहलाते थे, ये सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता मतलब जो है वो पीछे हटते चले गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो कराची की भी तलबा सियासत पर उसका असर पड़ा और कराची में भी NSF फिर अफरात व तफरीद का शिकार हुई। उनके बहुत सारे फ्रैक्शंस मुख्तलिफ नामों के हवाले से जाने पहचाने लगे और यही मेरा ख़्याल इब्तदा है कि NSF ने उसका डिक्लाइन शुरू हुआ। और NSF रशीद ग्रुप के हवाले से और NSF मुख्तलिफ ग्रुपों के हवाले से ज़्यादा जानी पहचानी जाती है। अच्छा भाई, ये भी तो कहा जाता है, कहीं उड़ती उड़ती सुनी जाती है या मुख्तलिफ जगहों पर, कि दरअसल भुट्टो साहब ख़ुद तो कोई थे नहीं, न तो सोशलिस्ट थे ना कम्युनिस्ट थे। वो बुनियादी तौर पर तो कहीं दर पर्दा और बिहाइंड द कर्टन से वो आपको भी सपोर्ट किया करते थे। बाल इसका इल्म तो बहसीत एंकर आपको ज़्यादा होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि वो सपोर्ट करते थे, चूँकि बहरहाल उनके ख़िलाफ़ पूरी एक जद्दोजहद हमारी मौजूद है जो बिलाखिर जो है 77 को इख्तिताम पज़ीर हुई। तो वो तो सारी दुनिया के सामने है कि हमारा उनके हवाले से क्या तासुर था। लेकिन मैं बात आप कर रहे थे लेफ़्ट की सियासत की, तो लेफ़्ट की सियासत के हवाले से यकीनन ये लोग मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम हुए और उन हिस्सों में तकसीम होते होते जो प्रोफेशनल कॉलेजेस जैसे डाउ मेडिकल कॉलेज में अच्छी खासी तादाद उनकी थी, ND में बहुत ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन बहरहाल उस वक्त कॉलेज था और ये लोग पाए जाते थे। लेकिन हर तालीमी इदारे में कुछ ना कुछ बाएं बाजू की सियासत के हवाले से वो लोग NSF के बजाय मुख्तलिफ़ छोटी छोटी तंजीमों में और ग्रुपों में बढ़ते चले गए। लेकिन उसके बावजूद बहरहाल एंटी जमीयत या एंटी राइट एक एलिमेंट मौजूद था। लेकिन दूसरी तरफ यही वो दौर है कि जिसमें जमीयत को इस बात का मौका मिला कि वो अपने तालीमी इदारों में अपने काम की वजह से और उसने अपनी एक पहचान बनाई और तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद उनके जो सिस्टम था रिहायशी हल्क़ात का, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी और दीगर तालीमी इदारों में बड़ी तादाद के अंदर तलबा उनके करीब आना शुरू हुए और उनकी बात समझी जाने लगी। यानी किसी ज़माने में जो लेफ़्ट का जो दौर था पीक का कि वहाँ पर हमारे इन साथियों का नमाज़ पढ़ना और उनका इज्तिमात करना और उनका काम करना जो बहुत मुश्किल तरीन अमर था, वो बिलाखिर एक मौके पर आसान होता चला गया और हमने तालीमी इदारों के अंदर अपना आप को पेनिट्रेट किया। अच्छा भाई, एक चीज़ ये जो है कि आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ तलबा सियासत से किया, आपने लेफ़्ट की सियासत को भी डूबते हुए देखा, करीब से देखा लेकिन डूबते हुए देखा। आपने मुहाज़िर जंग मुख्तलिफ मुंतखब नहीं किया, आप इसलिए कि लेफ़्ट की सारी सियासत जो तलबा सियासत थी वो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों तक महदूद थी। आप इस मुहाज से अलग हटकर रिहायशी हल्क़ाजात जो आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ पर चले गए और आपने वहाँ पर तालिब इल्मों से कॉन्टेक्ट किया। वो एक ऐसा मैदान नहीं था कि जो बिल्कुल पीसफुल था, पुरअमन था और वहाँ कोई टकराव था ही नहीं किसी के साथ। मेरे ख्याल है यही जमीयत की कामयाबी की वजह भी बना। अगर ये शायद ना होता और जहाँ जहाँ भी जो बड़े बड़े शहर हैं जिन लोगों ने इस निज़ाम को अडॉप्ट किया, उसके नतीजे में उन्हें एक अच्छी नज़रियाती तरबियत याफ्ता और एक मुतहर्रिक क़ुव्वत जो है वो मिली और इन्हीं लोगों में से बड़ी तादाद ने अपने तालीमी इदारों के अंदर मज़ीद काम को आगे बढ़ाने का बायस भी बने। असल मसला ये नहीं है कि जमीयत ने क्या स्ट्रेटजी इख्तियार की, जमीयत की स्ट्रेटजी यकीनन अपने प्रोग्राम को ज़्यादा आगे बढ़ाने की थी, बजाय इसके कि हम कन्फ्रंटेशन में या राइट एंड लेफ़्ट की जंग के अंदर बहुत ज़्यादा पड़ते, क्योंकि लेफ़्ट की तो बका इसमें थी कि वो राइट के साथ मुखालफत, वो कन्फ्रंटेशन जो है वो तो उनकी जला थी। जैसे आज की और उनका मोटो है, उनके तो मंशूर का हिस्सा है। हाँ, आज की मतलब जो तंजीमें जो तासुब की बुनियाद पर कायम हैं, उनकी बका भी आपको पता है कि वो किसके अंदर है और किस चीज़ के अंदर नहीं है। तो इस हवाले से वहाँ हमने कन्फ्रंटेशन नहीं ली, बल्कि अपने पैगाम को और अपने प्याम को ज़्यादा आम किया। फिर ये 70s के बाद आप ये समझ लें कि ये जमीयत के उरूज का दौर है कि 70 के इंतखाबात में न सिर्फ ये कि जामिया कराची बल्कि कराची के 25 से ज़ायद तालीमी इदारों के अंदर हमारी यूनियंस कामयाब हुई। ये मैं 70s और 72-73 की बात कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ बड़े बड़े इश्यूज़ पर
भी इस्लामी जमीयत तलबा ने, चाहे वो फ़रक़ाबंद का मसला हो या नेशनल इशूज़ में, जब बांग्लादेश नामंजूर की तहरीक आप ही समझ लें कि जब उसके बाद ख़त्म नबूवत की तहरीक है, फिर मेरिट सिस्टम की पूरी तहरीक है, फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लाहौर के मौके पर भी हमने अपना मौक़िफ़ जो है वो तमाम दुनिया भर के सरबराहान तक पहुंचाया और वहाँ तक जमीयत ने रसाई हासिल की। तो वो एक एक्सपोजर हमें मिला एक डिफरेंट माहौल के अंदर काम करने का। फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि जब यूनिवर्सिटी एक्ट आ रहे थे और वज़ीर तालीम ने तालीमी कॉन्फ्रेंस करके एजुकेशन के हवाले से पॉलिसी अनाउंस कर दी थी, उस पर जो कंसर्न था हमारा वो हमने बड़ा वोकल जो है वो मीडिया के सामने और लोगों के सामने पेश किया। असातिज़ा से, तलबा से, हर जगह पर जो उसके रिपरकशंस थे उस पर पूरे मुल्क में, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी हो, कराची यूनिवर्सिटी हो, हर जगह डिबेट्स हुई। और यहाँ तक कि जो भी मुंतखब नुमाइंदे थे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो किस पार्टी से थे या किसी और पार्टी के थे, उन तक अपना पैगाम हमने ख़ुद सिंध असम्बलीज़ के अंदर और पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर ब्रोशर्स के ज़रिए और अपने पॉइंट को पेश किया। और बहुत सारी चीज़ें उसमें हमने तरमीम करवाएँ भी, और या जो तरमीम नहीं भी हो सकी तो उसको इतना ज़्यादा वेट मतलब नहीं दिया गया। यानी अनीता ग़ुलाम अली जैसी ख़ातून जो भी वो भी ज़ाहिर है कि टीचर्स के हवाले से बड़ा नाम था और उसके अंदर एक लेफ़्ट की ही शनाख्त समझी जाती थी, उन्होंने भी इस बात का इतराफ़ किया कि लगता है कि पहली मरतबा राइट विंग के लोगों ने कुछ होमवर्क किया है और उसके नतीजे के अंदर वो आकर यहाँ डिबेट कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं। यह हमारे लिए बड़ा प्लस पॉइंट था कि उस तरफ से भी एतराफ़ हकीकत होने लगा कि मुख्तलिफ़ मामलात में आज जहाँ पहले NSF हुआ करती थी वहाँ आज इस्लामी जमीयत तलबा। इस होमवर्क की तारीफ़ तो सारे लोग ही करते हैं कि आसिफ भाई एक होमवर्क के आदी और चीज़ों को राइट वे में आगे लेकर जाने वाले हैं। आसिफ भाई, लेफ़्ट की बात हो गई, आपकी बात, आपका जमीयत में आगाज़ हुआ एक रिहायशी हल्के से, जो रिहायशी यूनिट होते हैं हमारे, उसके बाद आप मुख्तलिफ़ जगहों पर, मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल तलबा सियासत ने आपका घर देख लिया कि आप बिल्कुल मुस्तकिल तलबा सियासत में। और इसमें एक बात जो बहुत कही जाती है कि आपने हमेशा बादशाह गर बनना पसंद किया, आप किंग मेकर बने रहे, ख़ुद कभी आगे नहीं आए, तो इसकी कोई ख़ास वजूहात थी? और ये सारी चीज़ों को एक तफसील से बयान करें। शकील भाई, ऐसी बात तो नहीं है। आपको सिस्टम का अंदाज़ा है कि इस्लामी तलबा में ज़ाहिर है कि कोई सेल्फ़ मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ तो नहीं होती, इज्तिमाइयत के साथ ही हर चीज़ आगे बढ़ती रही है। जहाँ तक हल्के में काम करने का ज़ाहिर है कि वहीं मैं इस्लामी जमीयत तलबा से मुतारिफ़ हुआ था। और मुतारिफ़ किसने कराया आपको? ये क्या वाक़या हुआ जनाब? वैसे तो खैर ज़ाहिर है कि तहरीकी तौर पर मेरा अपना घराना यकीनन इन सारी आवाज़ों से और दीनी लिटरेचर से, हर चीज़ से पहले से मेरे घर के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद थीं। लेकिन ये कि जब मैं जामिया में था तो उस वक्त मैंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा। आपकी वो बात गलत हो जाती है कि वो बादशाहगर वाली बात, तो मैं खुद या उसके बाद आपने सीख लिया कि बादशाहगर बनना ज़्यादा अच्छा है? जी नहीं, वो बादशाहगर वाली बात तो थी नहीं, ज़ाहिर है खुद ही फिर प्रेसिडेंट बने। लेकिन बहरहाल उस वक्त मैं इस्लामी तलबा में था नहीं। बाद में फिर मैट्रिक के इख्तितामी दौर में मैं जब मुझसे मुतारिफ़ हुआ था और जब कॉलेज पहुँचा हूँ तो मैं उस वक्त गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज यूनिट में था अपने। हल्के में मुतारिफ़ कराने वाले दायरे जमीयत के पुराने साबिक़ीन अरकान थे। उसमें एक बड़ा नाम जो जामिया कराची में फार्मेसी में उस्ताद भी हैं, मोहतरम जनाब तस्लीम अहमद साहब, उसका मज़ाफ़ात के नाज़िम थे। उनकी पहली तकरीर थी जिसकी वजह से मैं मुतासिर हुआ। मेरे साथी जितने हल्के के वो लोग जो मेरे साथ क्रिकेट खेला करते थे, वो पूरी क्रिकेट की टीम जो है वो इस्लामी तलबा की कारकुन बनी और फिर वहाँ से आगाज़ हुआ। फिर हल्के से मज़ाफ़ात पूरा एक इलाक़ा था, उसकी एक ज़िम्मेदारी रही। फिर वहाँ से ही फिर मैं मरकज़ में आया। मरकज़ में मुख्तलिफ़ शोबाजात के अंदर अपनी ज़िम्मेदारी अंजाम देते रहे, उनमें शोबा इत्तलात भी शामिल था। और शोबा इत्तलात ही के साथ जो मेरा अपना पर्सनल एप्टीट्यूड भी था और उसमें अखबारात के साथ रब्ता, मज़ामीन और ये सिलसिला पहले भी जारी था और वो उसके बाद मज़ीद जारी रहा। जहाँ तक गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से नेशनल कॉलेज, ये एक बहुत मुश्किल डिसीजन था कि एक बड़े कॉलेज से और एक जहाँ सारे ही फर्स्ट डिविजन्स आते थे, वो गो के वो स्कूल का सा माहौल था, वहाँ से नेशनल कॉलेज में आकर जमीयत के काम को अंजाम देना ये बहुत मुश्किल से हज़म हुआ। लेकिन बहरहाल नज़्म का हुक्म था तो नेशनल कॉलेज में फिर मैं
इंटर के बाद आया था। नेशनल कॉलेज में ही से फिर तलबा सियासत का बाकायदा आगाज़ इसे कह लें कि जिसमें साथियों को इलेक्शन लड़वाया भी और नाज़िम भी मैं था उस कॉलेज का। फिर उसके बाद शोबा उमूर तलबा की ज़िम्मेदारी जब इस शहर कराची में रही तो मेरे साथ एक बहुत अच्छी टीम माशाल्लाह से मौजूद थी, जमीयत के अरकान पर ही मुश्तमिल, जिसमें ब्रदर कैसर ख़ान मेरे साथ थे, कुछ अरसे के लिए अकरम कलोड़ी भाई जो जनरल सेक्रेटरी थी जामिया कराची के, वो कुछ अरसे के लिए रहे, इसाक मंसूरी साहब जिस वक्त तंज़ीम असातिज़ा से वाबस्ता हैं, वो एक बहुत ही अहम रोल अपने इलाके में प्ले करते रहे। इस तरह और बहुत बड़ी तादाद जो है वो उस शोबे का हिस्सा थी, जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हम अपने साथियों को की तलाश भी करते थे कि कौन लोग हैं जो तलबा क़यादत की ज़िम्मेदारी संभाल सकते हैं, और पूरे इंसाफ के साथ हम साथियों को कन्विंस करके कि ये लोग हैं कि जो आपकी नुमाइंदगी का हक़ रखते हैं। हमने अपना एक मेरिट सिस्टम बनाया हुआ था और साथ ही साथ वर्कर्स की आरा पर मुश्तमिल जो है उस निज़ाम के तहत जामिया कराची में उस वक्त अब्दुल मलिक मुजाहिद कैंडिडेचर थी, तो उनका इलेक्शन लड़ाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। उस वक्त मैं शहर कराची में था, कराची के तमाम तालीमी इदारों में, और ये वो दौर है कि जब कराची में पहली मरतबा जामिया कराची, जामिया NAD, डाउ मेडिकल कॉलेज, इन तमाम कॉलेज प्रोफेशनल कॉलेज़ के साथ कराची के 62 कॉलेज़ के अंदर जमीयत की यूनियंस जीती, और दैट वाज द पीक एट दैट टाइम। उस वक्त बांग्लादेश नामंजूर तहरीक गुज़र चुकी थी, ख़त्म नबूवत की तहरीक भी गुज़र चुकी थी, मेरिट सिस्टम की पूरी एक तहरीक जो है वो चल रही थी कराची में, जिसकी वजह से नुक़्ता आगाज़ बना सिंध मेडिकल कॉलेज के बनने का कि अब्दुल वहीद कटपर वज़ीर तालीम होते थे। उस ज़माने में हमारी बड़ी भरपूर कैंपेन थी कि कराची में इंटर किए तलबा के साथ नाइंसाफ़ी इस हवाले से होती है। हालांकि ये बात अब अगर कोई सुने तो वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं होगा कि कोई पूछे कि ये सिंध मेडिकल कॉलेज और चांदका मेडिकल कॉलेज किन की कोशिशों से बने हैं। सिंध के इंटीरियर में लाड़काना जमीयत, हैदराबाद जमीयत, सखर जमीयत, उनकी कोशिशों की वजह से चांदका मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में आया, और इसी तरह सिंध के अंदर सिंध मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में आया। और अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों कॉलेजेस के अंदर एक तवील अरसे तक जो है वो इस्लामी जमीयत तलबा की यूनियंस रहीं कि लोग इस बात का रिगार्ड करते थे कि ये कॉलेजेस बने ही इस्लामी जमीयत तलबा की मेरिट कैंपेन की कोशिशों के नतीजे में हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस वक्त की जमीयत का। फिर कैंपस की मुंतकली NAD कॉलेज से लेकर और जामिया NAD तक, उसके हवाले से भी अच्छी खासी कोशिशें और काविशें हमारी रहीं। उस ज़माने में ईस्ट पाकिस्तान से लोग अपना पैट्रिएट करके आए थे, कराची के अंदर बड़ी तादाद थी। मशरक़ी पाकिस्तान की तलबा तंजीमें यहाँ पर बनी। ईस्ट पाकिस्तान स्टूडेंट एक्शन कमेटी में इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से मेरी अपनी नुमाइंदगी रही, और वो सारे के सारे एप्सेक के जितने बड़े नाम हैं, मुमताज़ आलम और अरशद और मुख्तलिफ़ ये लोग सारे डॉक्टर मुमताज़, इन सब साथियों के साथ मिलकर काम करने का, लईक़ आज़म मरहूम, इन सब के साथियों के साथ काम करने का मौका मिला। और ईस्ट पाकिस्तान की बड़ी तादाद को हमने ये पैगाम पहुँचाया कि ये सारे लोग वापस आने चाहिए, और सबसे ज़्यादा उनकी बहाली का काम अगर किसी ने किया हो यहाँ रहते हुए, कि जिस तरह वो लुट पुट कर आए थे और तालीमी मैदान भी बाद उनकी तालीम छूट चुकी थी, उसमें भी एक अहम रोल हमारे मुख्तलिफ़ इदारों का रहा, और उनको मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों के अंदर जगह भी हासिल हुई। तो ये भी एक दौर था कि जो उस हवाले से याद रखा जा सकता है, और एक याद माजी है, लेकिन मेरे ख़्याल रिकॉर्ड पर रहना चाहिए कि हमारी ही कोशिशों के नतीजे में ये सब कुछ हुआ था। जहाँ तक रहा 77 की कैंपेन, अगर हम देखें कि जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ कैंपेन हुई है, तो उसमें भी हरावल दस्ता जमीयती थी, लेकिन इस वक्त जमीयत ने अपनी हिकमत अमली इस तरह बदली थी कि पूरे कराची की तमाम तलबा तंजीमों को अपने साथ लेकर, जिसमें बलोच स्टूडेंट फेडरेशन भी थी, पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन भी थी, लिबरल्स भी थी, अंजुमन तलबा इस्लाम, जमीयत तलबा इस्लाम, ये लोग हमारे साथ ख़त्म नबूवत में भी साथ रहे, और पूरी कैंपेन हमारी एक साथ चली थी। मजहबी तंजीमें जो दोनों थीं, लेकिन बहरहाल जमीयत ने उसमें भी लीड किया, और कराची स्टूडेंट एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से, जिसमें बसीर नवेद और जान आलम, लेफ़्ट के सारे लोग हमारे साथ मतलब जो मौजूद थे, और आखिर वक्त तक हमारे साथ आशिक़ रज़ा, ये जामिया कराची के बड़े नाम थे सारे, और इन लोगों ने भरपूर ताउन किया, और उस कैंपेन में भी तलबा ने अपना अहम रोल अदा किया, और आखिर वक्त तक इस कैंपेन को जो है वो लेकर चले। जामिया कराची में आपकी आमद कैसे हुई? जामिया कराची में मैं सिंध जमीयत का मोतमिद था और सेक्रेटरी सिंध था,
वहाँ पर सिंध भर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दौरे वगैरह तंजीमी हवाले से होते ही थे, बल्कि उस ज़माने में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के इलेक्शंस भी हो रहे थे। तो सिंध यूनिवर्सिटी में भी इलेक्शन लड़ने का हमने फ़ैसला किया और गुलजार अहमद मंगी हमारे कैंडिडेट थे और गो के कामयाबी नहीं मिली, लेकिन लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशोरो और यहाँ इन तमाम प्रोफेशनल कॉलेजेस में हमने हिस्सा ज़रूर लिया और उस अमल का एक हिस्सा बने। और वहाँ पर जमीयत के यानी सिंधी ज़बान बोलने वाले जमीयत के साथियों को भी जाना और पहचाना गया कि सिंधी कौम परस्तों के अलावा भी कुछ लोग हैं कि जो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो वो भी एक माशाल्लाह एक फ़ेज़ था कि जिसमें सिंध में जमीयत, और यही वजह था कि सक्खर में हमने फिर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जो उस दौर के वज़ीर आला साहब ने नहीं होने दी और उसको सबोताज किया, लेकिन उसका भी फ़ायदा मजमूई तौर पर पूरे इंटीरियर सिंध में हुआ कि उस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ के बाद फ़ौरन इख्तिताम के बाद जब तलबा वापस अपने अपने शहरों में आए हैं तो उन्हें एक नई जला और एक क़ुव्वत मिली और सिंध के अंदर माशाल्लाह पैगाम को सिंधी साथियों के तवस्सुस से ही जमीयत को तक़वियत पहुँची। अब चलते हैं जामे कराची की तरफ। जामे कराची में आसिफ मसूद जामई बहुत बड़ा नाम, जामे कराची की निज़ामत की, मुख्तलिफ इलेक्शन लड़वाए। जामे कराची में आसिफ भाई क्या रोल रहा आपका? शकील भाई, जामे कराची में मैं उस वक्त आया था कि जब महमूद अल्लाहवाला इंतखाबी उम्मीदवार थे, बल्कि वो इलेक्शन नहीं हुआ था बल्कि वो नाज़िम भी थी जामे कराची के अल्लाहवाला। और अल्लाहवाला के कैंडिडेट बनने के बाद चूँकि निज़ामत से हटा के सदारत की तरफ ले गए और आप निज़ामत से, तो उन्हीं दोनों आपका वैसे आपका कभी सदारत की तरफ जाने का दिल नहीं चाहा, जामे कराची की सदारत की तरफ? ये सब कुछ सोचना जो है वो एक फ़र्द का काम नहीं होता बल्कि तंजीम का होता है, आपको पता है। तो उस हवाले से ज़ाहिर यकीनन सोचा गया होगा जो भी। बहरहाल ये कि मैं जामे कराची की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त फ़ौरन ही निज़ामत की ज़िम्मेदारी जामे कराची की महमूद अल्लाहवाला की कैंपेन के दौरान वो दे दी गई और यूँ जामे कराची में तकरीबन मैं 2 सेशन अपने मुकम्मल किए और उसके बाद नूर मुबीन भाई जामे कराची के नाज़िम बने। तो यूनिवर्सिटी में यकीनन एक अच्छा मजबूत नज़्म था, तंजीम थी, अफराद कार की एक बड़ी तादाद थी और महमूद अल्लाहवाला का इलेक्शन, उसके बाद उनकी कामयाबी और फिर कामयाबी के बाद फिर और ये उस वक्त की बात है कि जब हम इससे पहले एक इलेक्शन लूज़ कर चुके थे, हार चुके थे। तो ज़ाहिर है कि वो हमारे साथियों के दरमियान भी ये कशमकश जारी थी कि इन 2 इंतहाओं में कि जब हमेशा हम जीतते आ रहे थे, फिर एक नाकामी और फिर उसके बाद फिर दोबारा कामयाबी का मिलना, ये एक अच्छा फ़ेल था। और इस अरसे में फिर ज़ाहिर है कि बहुत सारे काम जो तलबा तालबात के लिए जामे कराची के लिए हो सकते थे पॉजिटिवली वो वहाँ पर करवाए और नज़्म भी हमारा मजबूत हुआ। तरबियती और तंजीमी एतबार से भी जामे कराची के अंदर एक अच्छी फ़ज़ा जो है वो बदली। लेकिन ये वो दौर था कि जिसमें कोई और ऐसे बड़े बड़े मुश्किलात हमें दरपेश नहीं थी, बल्कि एक रूटीन आप कह सकते हैं कि मुल्क में भी स्टेबिलिटी थी, काम चल रहा था। ज़िया-उल हक़ साहब के ज़माने में कुछ मुश्किलात ज़रूर रहीं, तलबा तंजीमों को उनका अपना एक माइंडसेट था कि वो ना इदारों में यूनियंस को देखना चाहते थे, ना वो तालीमी इदारों में तलबा तंजीमों को पसंद करते थे, वो जो एक फ़ौजी माइंडसेट होता ही है। लेकिन उन सारी चीज़ों के बावजूद उसका मुकाबला भी हम करते रहे, लेकिन उस पीरियड तक यानी उन्हें मौका नहीं मिल पाया कि वो इस तरह का कोई डिसीशन इम्पोज़ कर सकें। जामे कराची में भी एक बड़ा तवील टॉपिक था सेमेस्टर सिस्टम के हवाले से, उस पर बड़ी बहस चल रही थी कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इम्प्लीमेंट हो चुका था लेकिन असातिज़ा को बड़ी मुश्किलात थी, उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। तलबा का भी मसला था, तो उसमें 2 राय पाई जाती थी कि आया वो पुराना एनुअल सिस्टम सही है या सेमेस्टर सिस्टम। जमीयत ने इस पर बैठ कर मतलब हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई और हम लोगों ने सब ने मुत्तफ़िक़ा ये फ़ैसला किया कि नहीं, सेमेस्टर सिस्टम ही असल एजुकेशन सिस्टम है और इसको प्रिवेल करना चाहिए। उस हवाले से पूरे एक 32 सफ़ात पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट काफ़ी मेहनत और कोशिश के बाद हमारे साथियों ने मतलब जो है वो तैयार की। डॉक्टर एहसान रशीद वाइस चांसलर थे, उनके ज़माने में वो जो सिफारिशात थी वो एकेडमिक काउंसिल में भी पेश की गई और सेनेट और सिंडिकेट में भी वो लेकर गए और नतीजा ये हुआ कि तलबा की अक्सरियत ने उस सिस्टम को ओन किया, जिसके नतीजे में
थोड़ी तब्दीलियों के साथ, उन सिफारिशात के साथ जो हमने उस सेमेस्टर सिस्टम में की सिफारिशात में दी थी, उनको मतलब जो है अडॉप्ट कर लिया गया। तो यूँ एक बहुत बड़ा डिसीजन जो फिर एनुअल की तरफ जाने वाला था, उससे जामा कराची बच गई और आज तक वो सिस्टम में मज़ीद बेहतरी जो आ सकी वो आई। तो ये एक बड़ी एकेडमिक हमारी कैंपेन थी उस दौर की। उसके बाद 79 मतलब मैं फिर MA फाइनल कर चुका था, रिज़ल्ट आ चुका था। तो आखिरी दिनों में जमीयत के मरकज़ी मजलिस शूरा ने शोबे तज़किया व तसनीफ़ की ज़िम्मेदारी लगाई थी और मैं जामा कराची से फ़ारिग़ हो चुका था और फिर उन्हीं दिनों PIA के अंदर अप्लाई किया। PIA में भी मेरा हो चुका था। तो शोबे तज़किया व तसनीफ़ के हवाले से पूरे मुल्क में भी दौरे हुए, कुछ किताबें, कुछ मुख्तलिफ़ R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जो है उसका आगाज़ हम कह सकते हैं कि हुआ। कश्मीर के हवाले से हमारी एक बुक आई, तलबा तंजीम के हवाले से सलीम मंसूर खालिद भाई जो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं आजकल, उन्होंने मतलब काम किया। डॉक्टर फ़ारूक ख़ान सुबह सरहद में होते थे मरहूम, वो भी शुरा के रुकन थे। तो इस तरह उस दौर की जितनी याददाश्तें हम जमा कर सकते थे और एक बड़ा अगेन एकेडमिक इशू कि तालीमी इदारों में हम अपने अरकान, कारकुनान और फ़क़ा को गाइड करें कि वो कौन से सब्जेक्ट्स को लें कि जिसके नतीजे में हम अपने कॉज और गोल की तरफ जो है वो आसानी के साथ जा सकें। ये एक मुश्किल मरहला था, लेकिन बाहर काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद मरकज़ी शूरा ने कुछ अहदाफ तय किए जो तमाम कारकुनान तक कन्वे किए गए कि किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर रहते हुए वो एक माशरे के अंदर एक मुफीद और अच्छी तब्दीली ला सकते हैं। अच्छा भाई, एक बड़ा अजीब सवाल जहन में उठता है। जमीयत पंजाब और जमीयत कराची या पंजाब यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी, एक हम पंजाब यूनिवर्सिटी की क़यादत को देखते हैं तो वो पूरे मुल्क की सियासत पर और मुख्तलिफ़ हवालों से मईशत पर, माशरत पर वो छाई हुई नज़र आती है। लेकिन कराची यूनिवर्सिटी की जो लोग थे जो यहाँ मुख्तलिफ़ अवकात में मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज रहे यूनियन के, उनकी कोई माशरे में कोई ऐसी हैसियत नज़र नहीं आती या वो इतने इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आते माशरे के अंदर। उसमें बेसिक रीज़न मेरा ख़्याल है एक तो ये रहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो सदूर थे या जो पब्लिक क़यादत थी तलबा के हवाले से, वो पंजाब से या मुल्क से बाहर नहीं गई। कराची एक बड़ा शहर है, बड़ा तालीमी मरकज़ और हब है। यहाँ से फ़र्दर एजुकेशन के हवाले से या कुछ माश के हवाले से इस तरह की जितनी भी क़यादत थी वो आप देखेंगे इस वक्त मुल्क से बाहर है। मासिवा डॉक्टर एजाज शफी गिलानी के, रशीद कौसर को ले लें आप, उसके बाद जाहिद बुखारी को ले लें या अब्दुल मलिक मुजाहिद को ले लें, मेरे ख़्याल आखिरी डॉक्टर शकील हैं जो अब इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन उनसे पहले के जितने अफराद हैं वो जो अहम रोल प्ले कर सकते थे या कर सकते हैं अभी भी। मैं ये नहीं कहता कि वो वहाँ कुछ काम अंजाम नहीं दे रहे, वो अलग एक उनका बड़ा कैनवस है जिसके ऊपर हर फर्द अपनी ज़िम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहा है। लेकिन ये कि ये तादाद ज़रूर गई है जिसकी वजह से ये खला आपको महसूस होता है। तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये कि वो लोग जो यहाँ रह गए उनमें से कुछ लोग जो है बिल्कुल मादूम हो गए या नज़र नहीं आ रहे, उनको भी लाने की ज़रूरत है कि महमूदुल्लाह वाला वगैरह जो हैं वो तो इसी शहर के अंदर मौजूद हैं। डॉक्टर शकील यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त जो आखिरी लोगों में से। महमूद गज़नवी मौजूद हैं। महमूद गज़नवी माशाल्लाह से मौजूद हैं। बहरहाल हर एक की अपनी एक फ़ील्ड है, वो अपनी फ़ील्ड के अंदर तो नज़र आते हैं। या तलबा क़यादत के हवाले से कैसर ख़ान कह लें या सलीम मुग़ल कह लें, ये लोग भी इसी शहर के अंदर मौजूद हैं। तो अब ये क़यादत का और सियादत का भी काम है कि वो इन साथियों को हमेशा एक्टिव रखें और अस खुद इनका अपना भी एक लाएअमल होना चाहिए कि जो कुछ सलाहियतें अल्लाह ताला ने उनको दी हैं वो उनको इस तहरीक के लिए भी, इस मुल्क के लिए भी इस्तेमाल करें। और मैं समझता हूँ कि बड़ी तादाद तो अब भी एक्टिव है और कर रही है, लेकिन शायद मेन सरफेस पे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो लोग भी वापस आएंगे और जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो लोग कुछ ना कुछ अहम रोल प्ले करेंगे इंशाअल्लाह। हल्के के कारकुन से ज़िंदगी का आगाज़, जामा कराची की निज़ामत, जामा कराची में इलेक्शन लड़ाना, सिंध की मोतमिदी, मरकज़ी शूरा की रुकनियत, शोबा तज़किया व तसनीफ़, लेबर पॉलिटिक्स, सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिर आप
कनाडा सुधार गए, कैसा लगा ये सब कुछ? शकील भाई, ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं कनाडा नहीं गया, बल्कि मैंने इसी शहर में तालीमी सरगर्मियाँ ख़त्म हो जाने के बाद मैं PIA के अंदर यहाँ रहा। लेबर फील्ड के अंदर जब तक मैं काम कर सकता था वहाँ किया। उसके बाद 52 में जब मैं PIA से ज़िया-उल-हक़ साहब के MLR 52 के नतीजे में बाहर आया, तो मैंने फिर अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया, और वो मैनेजमेंट साइड पर था, जो लेबर साइड तो नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने हबीब ग्रुप और अल-फुतैम ऑफ दुबई की कंपनी एग्री ऑटो इंडस्ट्रीज़ ज्वाइन की, और वहाँ जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की हैसियत से वहाँ से फ़ारिग हुआ, और उनकी सारी दीगर हबीब ग्रुप की जो कंपनियां थीं उनकी कोऑर्डिनेशंस, हब के ऊपर जितनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, प्रेस के अलावा एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में एक्टिवली रोल प्ले किया, और उनके सारे सेमिनार और सिम्पोजियम्स वगैरह उसमें शिरकत भी की। जापान ट्रेनिंग के लिए भी हम ख़ुद भी गए, मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर दौरे वगैरह जो है वो चलते रहे। तो बेसिकली HR ह्यूमन रिसोर्स जो मेरा अपना सब्जेक्ट था, उस हवाले से काफ़ी ग्रूम होने का मौका मिला प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर का अपना एक मिजाज होता है, प्राइवेट सेक्टर का अलग। और ये सब कुछ करने के बाद फिर मैं दोबारा मतलब जो है वो PIA आया। PIA एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपनी ज़िम्मेदारियाँ आखिरी वक्त तक मैं करता रहा। तो आप ये समझ लें कि यानी अपनी अमली ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारने के बाद 50 साल की उम्र इस मुल्क के अंदर सर्फ करने के बाद 91वें साल में 51 ईयर्स में मैं कनाडा में दाखिल हुआ हूँ। तो कनाडा में तो मेरी ज़िंदगी सिर्फ 10 साल की है अभी, और बाकी 50 साल मैंने इस शहर में गुजारे हैं, इस मुल्क में गुजारे हैं। तो ये बात नहीं की जा सकती कि मैं वहाँ सुधार गया, और वहाँ सुधारने का मौका ज़ाहिर है कि तालीम तो यकीनन नहीं हो सकती थी, लेकिन ये कि बहरहाल वहाँ पर भी एक्टिवली जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तंजीमें हैं, आज भी मैं उनसे वाबस्ता हूँ। कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ के हवाले से वन ऑफ द डायरेक्टर मैं उसका हूँ। वहाँ उसकी R&D की मुस्लिम हवाले से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक बड़ा नाम है नॉर्थ अमेरिका की मुस्लिम्स की ऑर्गेनाइजेशन का, उसका HR डिपार्टमेंट भी मेरे पास है, और वो एक बड़ा कैनवस है जिस पे काम करने के मौके मिलते हैं। वो सिलसिला भी है। बाकी उर्दू अदब के हवाले से टोरंटो शहर के अंदर जो यकीनन लोग उर्दू से दूर हो जाते हैं, वतन से दूर, तो उस हवाले से भी सारी सरगर्मियाँ जारी हैं। कराची यूनिवर्सिटी अलमनाई भी वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ है, PIA फैमिली क्लब भी वहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह वहाँ भी एक हमाजहत ज़िंदगी है। अहबाब जमीयत पूरे पाकिस्तान से टोरंटो आए हुए या कनाडा आए हुए सारे साबिक़ीन जमीयत गुज़िश्ता 8-10 साल से इंटैक्ट हैं हमारे साथ, उनके प्रोग्राम होते हैं और उनके साथ मिलने के भी मौके मिलते हैं। तो ये सारी सरगर्मियाँ इस वक्त कनाडा में भी जारी हैं, और जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं अपने आप को ये नहीं फ़ील करता कि शायद मैं उन एक्टिविटीज़ से अलग हट कर अब दोबारा पुरानी एक्टिविटीज़ में आ गया हूँ, बल्कि उसी का एक तसलसल है, कंटिन्यूएशन लगती है ये सारी चीज़ें आपकी। क्या असल में क्या हम बहुत सवालात सुनते हैं मुसलमानों के साथ, एक बायस्डिज़म की, एक मुतासिबाना शिकायत सुनते हैं कि जनाब इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मुसलमानों के साथ तासुब बरता जाता है, इनके एयरपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा तासुब बरता जाता है, या वहाँ नस्ली मुनाफरत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, मैं चूँकि उस माशरे का हिस्सा हूँ और एक्टिवली अपना एक रोल एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से उसमें प्ले भी कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा मुश्किलात तो हमें आनी चाहिए और हमारे साथियों को आनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात ऐसी है नहीं, बल्कि ये कि वो लोग के जो सिस्टम को अब्यूज़ करते हैं या उस सिस्टम को समझ ना पाने के नतीजे में बाज़ उनसे गलतियाँ सरज़द होती हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो या कनाडा हो, हर जगह या कोई भी मुल्क हो, वहाँ हाईलाइट होती हैं और उसमें लोगों को ज़रूर गिरफ्त होती है। लेकिन एक जनरल एटीट्यूड जहाँ तक कनाडा का ताल्लुक़ है, माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में इस्लामिक सेंटर्स जब चाहें, जिस वक्त चाहें आप खोल सकते हैं। मुसलमानों की मसाजिद हैं, 24 आवर्स वो खुल सकती हैं, वो अपने प्रोग्राम करते हैं। बच्चों के इस्लामिक स्कूल्स हैं, अपना करिकुलम है उनका, उसको वो पढ़ाते हैं। ये सारी की सारी मुकम्मल आज़ादी के साथ, कभी आज तक उनके किसी उस पर किसी किस्म की उंगली नहीं उठाई गई, और पूरी आज़ादी के साथ जिस तरह हम यहाँ ये सारे काम अंजाम देते हैं, वो सारे काम वहाँ भी हम अंजाम देते हैं।
यूएसए में यकीनन कुछ स्टेट्स के अंदर थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर पेश आई हैं और अक्सर आ जाती हैं। अरबों पर भी इस तरह के मामलात हैं और पाकिस्तानीज़ और इंडियंस पर भी, मुस्लिम्स पर। लेकिन बहसीत मुस्लिम एक जो वो इस्लामोफोबिया वाली वबा चली थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वक्त की धूल के साथ वो सेटल हो रही है। और जितना तेज़ी के साथ हमारा अपना ओरिजिनल पैगाम पहुँचेगा वहाँ के मुसलमानों तक और वहाँ के आम आवाम तक भी, तो मेरा ख़्याल है कि ये सबसाइड कर जाएंगी। और यही वजह है कि आज 9/11 के बाद मुसलमानों की बड़ी तादाद, बल्कि गैर मुसलमानों की बड़ी तादाद जो है वो मुसलमान हुई भी है और हो भी रही है और हमारा पैगाम लोगों तक पहुंच भी रहा है। आसिफ भाई, आप इस मौके पर पाकिस्तान आए हुए हैं जब पाकिस्तान में इलेक्शन फोबिया शुरू होने वाला है। मेरा आखिरी सवाल, चूँकि वक्त की कमी को मद्देनज़र रखते हुए, पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? मेरा ख़्याल है कि अब तक इस पूरे इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन सवाल जो है मैंने भी आखिर वक्त के लिए उठा रखा था वो गालिबन यही हो सकता है। यकीनन हम वहाँ भी जब होते हैं तो पाकिस्तान के हवाले से परेशान भी होते हैं और मुख्तलिफ़ मामलात का जायज़ा भी लेते हैं। लेकिन बात वही है कि एक फ़र्द दूर से बैठ कर जायज़ा लेता रहे, ख़ुद कुछ करने की पोजीशन में ना हो, तो यहाँ भी लोगों को इस बात का मौका मिलता है कि हाँ जी, वहाँ दानिशरी बिगाड़ने से तो मामलात हल नहीं होंगे जब तक कि लोग ख़ुद इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने अपने लिए क्या राह मुतय्यन की है। यहाँ ज़ाहिर है कि जमहूरियत इस बात का नाम है कि जो लोगों को इलेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं, उनको हल किए बग़ैर मेरा ख़्याल है कि हम शायद एक मुत्तहिद पाकिस्तान की तरफ बढ़ नहीं सकेंगे। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को उसका एनालाइज़ करने के बाद छाँटनी पड़ेंगी चीज़ें, और जितनी कम बुराइयां हैं उनको हम पहले अगर साफ़ कर दें ताकि बड़ी बुराइयों को और बड़े मामलात को जो है हम किसी वक्त के लिए उठा रखें, और थोड़ा सा टॉलरेंस अगर हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स में भी आपस में पैदा हो जाए, बाहमी हम आहंगी, क्योंकि माशरा तो इतना ज़्यादा गंभीर मसाइल का शिकार हो चुका है कि कोई एक फ़र्द इसको सही नहीं कर सकता। अगर हम अपनी हिकमत अमली के हवाले से कि हमें हमेशा ये सबक दिया गया है कि जब तक हर फ़र्द के जहनों के खलिये तब्दील नहीं होंगे, हुलिये तब्दील होने से कोई भी इनकलाब नहीं आ सकता, तो बिल्कुल बात अपनी जगह एक हद तक तो दुरुस्त है कि हम लोगों तक पहुँच कर अज़हान को तब्दील करें, लेकिन अज़हान की ये तब्दीली का अमल बहुत तवील है और इस तवील अरसे की वजह से लोग जो है वो मायूसी का भी शिकार होते हैं और फिर वो फ़ौरी नताइज के दर पे होते हैं कि वो होना चाहिए, लेकिन वो सारे अवामिल जो बाहर से काम कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके होते हैं कि आपका वो अमल फिर पीछे से चला जाता है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये सारी चीज़ें हैं कि जो देखें इश्यूज़ पर बाहम हम ख्याल लोगों का अपनों से भी और अपने अलावा दूसरों से भी, मुखालिफिन से भी डिस्कस करने का और बाहम एक दूसरे से गुफ्तगू करने का ये सिलसिला पहले भी जारी था, हमने कोशिश भी किया था और ये अब भी जारी रहना चाहिए। अब हर पहलू को उठाकर देख लें, मीडिया एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर एक बड़ी तवील तफसीली गुफ्तगू की जा सकती है कि उनका एटीट्यूड क्या है, उनका रवैया क्या है, उन्होंने क्या माशरे पर इम्पैक्ट डाला, वो क्या डाल रहे हैं, या आइंदा आने वाली नस्ल को या नौजवानों को या पूरी कौम को मतलब वो किस हद तक रहनुमाई कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे। फिर हमारा अपना जो दीगर इदारे हैं, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो अदालत का हो, चाहे वो इंतज़ामिया का हो, ये सारे के सारे वो हैं कि जो एक भरपूर डिस्कशंस के नतीजे में किसी एक सॉल्यूशन पर पहुंचने के लिए लोगों की रहनुमाई, जैसे पिलडार्ट है, माशाल्लाह दे आर वर्किंग वेरी वेल, वो भी एक बहुत अच्छा काम उन्होंने न सिर्फ ये कि मसाइल की निशानदेही की है, बल्कि डॉक्टर अहमद बिलाल वहाँ पर भी आए थे टोरंटो, वहाँ पर भी उनके साथ 2-3 घंटे की तवील हमारी सिटिंग्स रही हैं। और मैं समझता हूँ कि पिलडार्ट जैसे ऐसे बहुत सारे इदारों की ज़रूरत है और गुंजाइश मौजूद है कि आप वक्त के साथ साथ चलें, और वक्त से मुराद में ये नहीं कि उसके अंदर आप ख़ुद भी मुब्तला हो जाएं, बल्कि वक्त की नफ्स पर हाथ रखें और कोशिश करें कि अपने मसाइल का हल आपस में बाहम ब्रेनस्टॉर्मिंग के ज़रिए हासिल कर सकें। नाज़रीन, आसिफ मसूद जामई साहब से मेरी गुफ्तगू ख़त्म करना जो था वो एक बहुत अहम मसला था कि कैसे गुफ्तगू को ख़त्म किया जाए। इस तरह की नशिस्तों में ये गुफ्तगू कई घंटे जारी रह सकती है। आसिफ भाई के पास बोलने के लिए इतना मवाद मौजूद है,
वो इतना कुछ बोल सकते हैं पाकिस्तान की सियासत के बारे में, तलबा सियासत के बारे में, मज़दूर सियासत के बारे में, कि उसके लिए हमें कई घंटे रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। और मेरे पास भी पूछने के लिए बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। वक्त की कमी को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह आसिफ भाई जब अगली मरतबा पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे तो मज़ीद उनसे गुफ्तगू जारी रहेगी। इसके अलावा मुमकिन ये भी हो सकता है कि हम उन्हें कभी कनाडा से भी लाइन पर लें और उनके ख़यालात को सुनें, उनकी राय को जानें, पाकिस्तान की सियासत के बारे में, पाकिस्तान की माशरत के बारे में और पाकिस्तान के आइंदा हालात के बारे में। एक खूबसूरत गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ नाज़रीन, आसिफ मसूद भाई के शुक्रिया के साथ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने इतना टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।